हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो चलिए ना बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। अगर देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि बायोलॉजी जिसका हिंदी जीव विज्ञान होता है। जीव मतलब जिसमें जीवन हो, और विज्ञान मतलब विज्ञान। मतलब विज्ञान में, जीव विज्ञान में हम लोग वैसे चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें जीवन होता है। जैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो चीजें पढ़ते हैं तो वो निर्जीव होता है, उसमें जीवन नहीं होता है। लेकिन बायोलॉजी में जितनी चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं, तकरीबन सारा चीज जो है वो उसी चीज का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवन होता है ना। तो जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। और बायोलॉजी का जो जनक है, मतलब जीव विज्ञान का जो जनक है, वो अरस्तु है ना। एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद रखिएगा कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है। और जीव विज्ञान पढ़ने से पहले है ना, और आपका चैप्टर में भी सबसे पहले सजीव और निर्जीव में अंतर के बारे में है। तो ये एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। ठीक है, तो सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, और निर्जीव का मतलब होता है कि जिसमें जीवन नहीं हो। ये बातें आप लोग को पहले से मालूम होगा, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होता है। लेकिन अगर यहाँ 10th में है तो देखते हैं, है ना। देखिए, सजीव मतलब क्या, जैसे इंसान हो गया, मनुष्य हो गया, तो लड़का लड़की ये सब क्या सजीव है, सजीव है। जानवर हो गया, इसमें गाय भैंस बकरी बिल्ली जो भी है ये सब सजीव है। पेड़ पौधा में भी जीवन होता है, आप लोगों को ये मालूम होगा ही, है ना। पेड़ पौधा का दूसरा नाम क्या है, पादप। वो उसमें भी जीवन होता है। तो पेड़ पौधा में भी जीवन होता है, जानवर में भी जीवन होता है, मनुष्य में भी जीवन होता है। ये सब में जीवन होता है, ये सारा सजीव का उदाहरण है। इसके अलावा जो आपके रूप में टेबल रखा हुआ है, जो आपके रूप में पलंग रखा हुआ है, चौकी रखा हुआ है, किताब रखा हुआ है, कलम रखा हुआ है, ईंट है, जैसे ये मार्कर है और ये बोर्ड है, ये सब में जीवन है। तो आप लोग भी बोलिएगा सर इसमें जीवन नहीं है ना। इसमें जीवन, जैसे पेड़ को काट दिया जाता है तो बोलता है कि पेड़ मर गया। इंसान मरता है, जानवर मरता है, कभी टेबल किताब कलम ईंट ये सब का देहांत होता है ना। तो ये निर्जीव है। तो ये सारा निर्जीव है और ये सारा सजीव है। इतना तो आपको मालूम होगा पहले से। अब देखिए, अगर सजीव और निर्जीव में अंतर लिखने के लिए आएगा तो अगर आप ऐसा कहिएगा कि सर एक अंतर ये लिख सकते हैं ना क्या, सजीव चलता है और निर्जीव नहीं चलता है ना। तो क्या ये सही होगा, सजीव चलता है और निर्जीव नहीं चलता है। अच्छा एक बात बताइए, सजीव चलता है, हम जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य चलता है, अच्छी बात है, सजीव है, चलता है। जानवर भी सजीव है, चलता है। लेकिन पेड़ पौधा भी तो सजीव है, इसमें जीवन है, ये चलता है। जैसे मान लीजिए आपके आंगन में अमरूद का पेड़ है, तो वो भी एक सजीव है। और अगर सजीव चलता है तो क्या आपका अमरूद का पेड़ चल के आपके चाची के आंगन में चल गया, बताइए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो सजीव में मनुष्य और जानवर ये चलता है, लेकिन पेड़ पौधा भी सजीव है, ये चलता नहीं है। अगर यह अंतर आप लिखिएगा कि सजीव चलता है और निर्जीव नहीं चलता है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहेगा कि सर सजीव हम लोग हैं तो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन निर्जीव जो है सर वो कपड़ा नहीं पहनता है। ठीक है ना। ये अंतर अगर आप लिखिएगा कि सजीव कपड़ा पहनता है और निर्जीव कपड़ा नहीं पहनता है, तो मनुष्य चलो ठीक है, जिसमें लड़का लड़की है ना सब हो, तो ये कपड़ा पहनता है। जानवर और पेड़ पौधा का कभी कपड़ा पहनते हुए इन लोग देखें, या जैसे आपका कोई वृक्ष है तो उसका आप कभी कपड़ा सिलवाए हैं कि ये मैं जो है कि शीशम गाछ को पहनाऊंगा, या मैं जो है ये बरगद के पेड़ को पहनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो ये वाला भी अंतर नहीं लिखना है। तो इस तरह के अंतर से जो है ना आपको बचना है ना, ये बच्चों वाली अंतर से। ठीक है, तो आप क्लास 10th में आ गए, तो आप लोग जो है ना थोड़ा सीनियर स्टूडेंट हो गए, सीनियर क्लास के। तो अब आप लोगों को क्या लिखना है कि सजीव और निर्जीव में अगर अंतर पूछे तो आंसर में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये सारी बातें नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है पोषण, दूसरे चैप्टर का नाम है श्वसन, तीसरा चैप्टर का नाम है परिवहन, चौथे का नाम है उत्सर्जन, और छठवां चैप्टर जो है भारतीय भवन के अकॉर्डिंग रहिएगा तो ये जनन जो है छठा चैप्टर होता है। यानी ये सारे जो है ना आपके बायोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं।
जिसमें से आज हम लोग जो है ना ये वाला चैप्टर जैव प्रक्रम में ही पोषण आता है, तो यही वाला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट किए। अगर आपको केवल चैप्टर का नाम ये सारा याद रहेगा तो आप इस अंतर को ठीक तरीके से लिख लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है, जैसे किताब में परिभाषा देखिएगा तो पोषक पदार्थों को, पोषक पदार्थ मतलब जैसे चावल, दाल है ना, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज को ग्रहण करके उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा। पोषण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि भोजन हम लोग खाए तो भोजन का खाना, देखिए एक भोजन को शरीर के अंदर लेना और फिर भोजन का पचना, अब फिर पचे हुए भोजन में जो एक निचोड़ निकलता है वो उसका खून में मिल जाना, और जो सिट्ठा निकलता है उसको शरीर से हम लोग बाहर कर ही देते हैं, ये बात तो आप जानते ही है। तो भोजन को शरीर के अंदर लेना, फिर उस भोजन का पाचन, और फिर भोजन का पाचन के बाद जो है उसका जो है ना, भोजन का पाचन के बाद पचे हुए पदार्थ को रक्त में जो शामिल कर दिया जाता है, यानी पचे हुए पदार्थ में जो अच्छा कुछ होता है वो रक्त में शामिल हो जाता है और बाकी चीज शरीर से बाहर निकल जाती है। तो पोषण में 3 चीजें मुख्य रूप से आएगा, जो आप समझिए, भोजन को अंदर लेना, भोजन का पचना, और पचे हुए भोज पदार्थ में जो अच्छी चीज होता है वो उसको रक्त में शामिल कर देना, यानी भोजन से ही रक्त भी बनता है, आपको पता होगा। तो ये जो पोषण हुआ, तो ये पोषण की क्रिया किस में होता है? बोलिए, सजीव में होता है। मनुष्य भोजन करता है, मनुष्य में भोजन पचता है, जानवर भोजन करता है, पेड़ पौधा भोजन करता है, ये सब भोजन करता है, ठीक है, यानी इसमें पोषण की क्रिया होती है। आप कभी सुने हैं कि टेबल, किताब, कलम, ईंट ये सब भोजन करता है? आप कभी अपने रूम में रखे हुए टेबल को नाश्ता कराए हैं क्या? नहीं ना। तो इसमें निर्जीव वस्तुओं में जो है पोषण नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया कि सजीव में पोषण होता है और निर्जीव में पोषण नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग श्वसन के बारे में। श्वसन मतलब हुआ कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या होता है सेकेंड चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा देखना है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस अंदर जाता है, उसमें ऑक्सीजन भी जाता है, ऑक्सीजन जाकर के जो है खून को साफ करता है, और ऑक्सीजन जाकर के जो हम लोग भोजन करते हैं ना, वो ग्लूकोज का डिब्बा यानी पैकेट के रूप में जमा रहता है, तो उसको ये जाकर के फाड़ देता है ना ऑक्सीजन ने, तो उससे हम लोगों के शरीर को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती है ना, ये श्वसन की जो क्रिया होती है ये तीनों में होता है, मनुष्य में भी होता है, जानवर में भी होता है, पेड़ पौधा में भी होता है। समझे कि नहीं? अब आप कहिएगा सर मनुष्य और जानवर ये सब तो श्वसन की क्रिया होता है, पेड़ पौधा में भी होता है। जी, पेड़ पौधा में भी श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन ये निर्जीव पदार्थ जो है टेबल, किताब, कलम, ईंट, ये सब में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। अगला है परिवहन, है ना, अगला परिवहन है। परिवहन का मतलब जैसे हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है ना, पैर से लेकर के सर तक सब जगह नस फैला हुआ है और सब जगह पर जो है खून का प्रवाह होता है, तो खून का एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ही परिवहन कहलाता है, और कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना परिवहन ही कहलाता है। तो ये परिवहन का काम जो है मनुष्य और जानवर और पेड़ पौधा, ठीक है, इसमें परिवहन का काम होता है। मनुष्य में खून को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जानवर में के शरीर में भी नस होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन आप कहिएगा सर पेड़ पौधा में क्या चीज का परिवहन होता है? देखिए, पेड़ पौधा में भी परिवहन के लिए 2 उत्तक होता है, एक का नाम जाइलम होता है और दूसरे का नाम फ्लोएम होता है। आप लोग कभी जरूर पढ़े होंगे। जैसे पेड़ का जड़ जो है ना जल को ग्रहण करता है, और जल को पेड़ के सारे हिस्से तक, पत्ती, टहनी, फूल, फल, हर जगह पर जो है जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो परिवहन हुआ ना, जड़ से लेकर के पूरा पौधा के हर अंगों तक जल को पहुंचाता है कौन? जाइलम। अब फिर आप सबको पता होगा कि भोजन का जो रसोई घर है ना, जैसे अपने लोगों का घर होता है तो उसमें रसोई घर होता है ना, जिसमें भोजन तैयार होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में भी एक घर होता है जिसको हम लोग पेड़ पौधा में जो पत्ती होता है ना उसी को किचन कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन जो है ना पत्ती में तैयार करता है, तो पत्ती में तैयार करने के बाद फ्लोएम क्या करता है? उस भोज पदार्थ को लेकर के समझिए गमछा में बांध करके अब पूरा जो है पेड़ पौधा के यहाँ जड़ तक जो है पहुंचा देता है। यानी कि पेड़ पौधा में भी जल का और खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। तो मनुष्य में, जानवर में और पेड़ पौधा में परिवहन की क्रिया होती है, लेकिन टेबल में, किताब में, कलम में, ईंट में ये सारी चीजें
जो निर्जीव पदार्थ है इसमें बताइए आप, इसमें नस होता है, इसमें खून का प्रभाव होता है, इसमें जल का प्रभाव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, यानी इसमें परिवहन की क्रिया नहीं होती। अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, देखिए हम लोग जो है ना जब भोजन को खाते हैं तो भोजन पचने के बाद जो सिट्ठा बच जाता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, तो उस क्रिया को ही उत्सर्जन बोलते हैं। यानी कि कुछ शरीर में ऐसे पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ होता है जिसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, तो उसको बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है ना। यानी कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो मनुष्य भी उत्सर्जन करता है, जानवर भी उत्सर्जन करता है। आप कहिएगा सर मनुष्य तो उत्सर्जन करता है ना, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। जानवर भी उत्सर्जन करता है सर, लेकिन पेड़ पौधा को तो उत्सर्जन करते हुए देखे नहीं, है ना, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पेड़ पौधा कैसे उत्सर्जन करता है, कभी तो उसको उत्सर्जन करते हुए नहीं देखे। देखिए जो पेड़ पौधा बूढ़ा हो जाता है, समझिए जिसका जो उम्रदराज पेड़ पौधा है उसके पास अब जब जाइएगा ना तो उसका जो तना मोटा वाला होता है, तो ऊपर वाला हिस्सा को जब हटाइएगा ना तो वहां पर आपको चायपत्ती के तरह झड़ेगा, है ना, वो चीजें दिखाई देगा। वो क्या है बताइए, वही है पेड़ पौधा का उत्सर्जन। आप समझे ना, तो पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करता है, अब मनुष्य भी, जानवर भी और पेड़ पौधा ये उत्सर्जन करता है। लेकिन आप बताइए टेबुल, किताब, कलम, ईंट, ये सबको कभी टॉयलेट में जाके उत्सर्जन करते हुए देखे? या आपके घर में जो टेबल है या आपके घर में जो ईंटा है, इसके लिए आप लोग टॉयलेट अलग से बनाए हैं, ये उत्सर्जन करता है? ये बिल्कुल नहीं करता है। इसका मतलब है इसमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। निर्जीव में और सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। और एक क्रिया और है, इसका नाम है जनन। देखिए जनन एक प्रक्रिया है, जैसे कि जब कोई भी जीव अपने जैसा ही संतति को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे इंसान होता है, इंसान में नर और नारी का मिलन होता है तो उससे फिर इंसान का जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से इंसान का जन्म हुआ, संतति का जन्म हुआ, उसको जनन कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि मनुष्य में भी जनन होता है, मनुष्य जो है अपना संतति मनुष्य के जैसा पैदा करता है। जानवर में भी जनन होता है और पौधों में भी जनन होता है। जब जनन चैप्टर में जाएंगे तो आपको बतलाएंगे, आप देखे होंगे कि बड़ा पौधा छोटे पौधे को जन्म देता है ना, तो पौधे में भी जनन होता है। लेकिन जनन होता है तो मनुष्य में भी, जानवर में, पेड़ पौधे में जनन की क्रिया होता है, इससे जो है अपनी संख्या में ये वृद्धि करता है। लेकिन निर्जीव पदार्थ में जनन नहीं होता है। आप बताइए आपके घर में टेबल है तो क्या टेबल अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, संतति पैदा करता है? पहले एक टेबल था, 2-4 साल में आपके घर में 2 टेबल हो गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा कि आपके घर में पहले 1 ईंट था अब 2-4 ईंट हो गया, नहीं ना। तो इसमें जनन की क्रिया नहीं होती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो सजीव में पोषण की क्रिया होता है, निर्जीव में पोषण की क्रिया नहीं होती है। सजीव में श्वसन की क्रिया होता है और निर्जीव में श्वसन की क्रिया नहीं होती है। सजीव में परिवहन की क्रिया होता है, निर्जीव में परिवहन की क्रिया नहीं होता है। सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होता है और निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होता है। सजीव में जनन की क्रिया होता है और निर्जीव में जनन की क्रिया नहीं होता है। ऐसे लिखने का आप इससे 5 अंतर ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा वृद्धि के बारे में, है ना, चलने फिरने का नहीं लिखिएगा, मैंने अभी आपको पहले बताया ना चलने फिरने को क्यों नहीं लिखना है। वृद्धि का लिख सकता है कि सजीव में वृद्धि होता है, जैसे इंसान भी जब पैदा, हम ही लोग जब पैदा लिए तो इतने बड़े तो पैदा लिए नहीं, छोटे से फिर हम लोग बढ़े। पेड़ पौधा भी छोटा सा होता फिर वो बढ़ता है ना, जानवर भी छोटा सा होता है फिर वो बढ़ता है। तो इसमें जो है ना वृद्धि होता है। लेकिन आप बताइए टेबल आप इतना बड़ा जो है आप बनवा कर लाए थे तो क्या आप 2 साल में इतना बड़ा हो गया? ऐसा नहीं ना, बताइए। किताब जो है आप अगर 20 पेज का खरीदे हैं 2 महीना पहले तो अभी क्या 45 पेज का हो गया? नहीं ना, तो इसमें वृद्धि नहीं होता है। तो मतलब निर्जीव में वृद्धि नहीं होता और सजीव में वृद्धि होता है। इस तरह से 6 अंतर हुआ। लेकिन अगर आपको 5 अंतर पूछेगा तो आप अलग अलग लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सजीव और निर्जीव में कोई 2 अंतर लिखे या 3 अंतर लिखे तो 2-3 मिला करके एक साथ, फिर 2-3 मिला के एक साथ सेट कर दीजिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिया कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सजीवों में वृद्धि होता है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होता। ये सब चीज में वृद्धि होता है बेटा, है ना। मनुष्य जो है ना 6 फीट का पैदा नहीं लेता है, छोटा सा रहता है फिर बाद में बढ़ता है। जानवर भी बच्चा 6 फीट 10 फीट का होता नहीं है, बाद में बढ़ता है। पेड़ पौधा भी छोटे से ही बड़ा होता है। लेकिन टेबल किताब ये सब बढ़ता नहीं है।
तो इसमें वृद्धि नहीं होता है, इसमें वृद्धि होता है। इसमें पोषण, श्वसन और परिवहन की क्रिया होती, मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों को मिला के एक साथ सेट कर दिए, ठीक है। और जो है इसमें पोषण, श्वसन और परिवहन की क्रिया नहीं होती है। इसमें उत्सर्जन और जनन की क्रिया होती है, इसमें उत्सर्जन और जनन की क्रिया नहीं होती। तो इस दोनों को एक साथ में सेट कर दिया, 3 अंतर हो गया। चाहो तो आप इसको 6 अंतर में बदल सकते हो, मैंने आपको बताया कैसे 6 अंतर में होगा। और देखिए मैं इस तरह से इसलिए लिख दिया हूं कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, है ना, तो आप लोग बायोलॉजी का ये पहला क्लास है ना, आप लोगों का अगर है ना प्यार जो है इसी तरह से बना हुआ रहा तो जो है कि हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग जो है ना एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और इसी तरह से आप लोग भी छाप लीजिएगा, है ना, कॉपी में, और आप भी जो है याद बात करिएगा। तो सजीव और निर्जीव में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब 2 नंबर में आते हैं हम लोग कोशिका समझते हैं। देखिए कोशिका क्या होता है, जैसे आप लोगों के मन में भी एक सवाल चलता होगा कि हम लोग छोटे से पैदा लिए थे, छोटा सा, उसके बाद हम लोग इतने लंबे चौड़े हो गए, बड़े हो गए, आखिर क्या चीज में वृद्धि हुआ जो हम लोग बड़े हो गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मोहल्ले वाले ने या घर वाले ने यहाँ पर रस्सी बांध करके, पैर में रस्सी बांध करके खींच दिया होगा तो हम लोग बड़े हो गए या तो फैल गए। आखिर क्या हुआ होगा, जैसे पेड़ भी होता है कि छोटा सा होता है खेत में, है ना, देखते हैं, और फिर बाद में कितना मोटा हो जाता है और बहुत मजबूत भी हो जाता है। आखिर क्या बढ़ता है उसमें, कैसे उसकी वृद्धि होती है। और उसके बाद जानवर भी देखते हैं कितना छोटा होता है, फिर जो है कि उसके बाद वो बहुत बड़ा विशाल हो जाता है। तो आखिर कैसे जानवर के शरीर का निर्माण होता है, इंसान के शरीर का निर्माण, या जो पेड़ पौधा होता है उसके शरीर का निर्माण कैसे होता है, और क्या चीज में वृद्धि होने से उसका शरीर और बड़ा हो जाता है। जैसे देखिए ऐसे समझिए, जैसे घर का निर्माण करते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक एक ईंटा मिल करके बड़ा सा बिल्डिंग बनता है ना। तो उसी प्रकार से बेटा शरीर भी जो है ना एक एक कोशिका के जुटने से ही बड़ा बनता है, चाहे वो पेड़ पौधा का शरीर हो या जानवर का हो या किसी मनुष्य का हो। मतलब जो है ना जिस तरह से एक एक ईंट मिलकर के महल बनता है, उसी प्रकार एक एक कोशिका मिलकर के जो है इंसान का शरीर बनता है। यानी कि कोशिका से हम लोगों का शरीर बना हुआ है, और कोशिका में वृद्धि होने से ही हम लोग इतने लंबे चौड़े हो गए, और पेड़ पौधा भी इतना लंबा चौड़ा मोटा हुआ कोशिका में वृद्धि होने से, ठीक है। और जानवर भी बड़े होते तो वो कोशिका में वृद्धि होने से। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका जो है ये किसी भी जीवों का सबसे छोटका रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सबसे छोटी इकाई अगर पूछे तो सबसे छोटी इकाई कौन है, तो वो आपका कोशिका होगा, जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें ना, देखिए दुनिया में जैसे अपने लोगों का जो शरीर है बहुत सारे कोशिका का बना हुआ है, करोड़ों अरबों खरबों कोशिका का बना हुआ है। जैसे देखिए इतना बड़ा उंगली देख रहे हैं ना, इतना बड़ा हिस्सा में लाखों कोशिका, इतना ठो में, यहाँ से लेके यहाँ तक में लाखों कोशिका है। तो आपको आश्चर्य होगा कि सर तब तो इतना बलिष्ठ शरीर में, हम लोगों का इतना लंबा चौड़ा बड़ा शरीर में, या पेड़ पौधा कितना बड़ा होता है सर, उसमें तो तब तो करोड़ों अरबों में कोशिका रहता होगा। जी बच्चा बिल्कुल आप सही समझे। लेकिन आपको अभी आश्चर्य भी होगा कि इस पृथ्वी पर जो है ना ऐसे भी जीव हैं, है ना, ऐसे भी जीव हैं जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हुआ है ना। तो अगर संख्या के आधार पर देखें तो कोशिका को 2 भागों में, यानी कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव, है ना। देखिए यहाँ लिखा है ना, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे, नाम से स्पष्ट है कि जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिकाओं का बना होता है वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, ठीक है। अब कहिएगा सर वो कौन कौन सा जीव है जिसका एक कोशिका का बना होता है, बताइए। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक अमीबा होता है, एक पैरामीशियम, एक प्लाज्मोडियम और एक यूग्लिना। ये ऐसे जीव हैं जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है ना। बताइए कितना आश्चर्य की बात है ना। अब ये अमीबा क्या होता है, पैरामीशियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, बेटा हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर में है बहुकोशिकीय जीव, कि बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो जिस जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है ना, जिस जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। बताइए अपने लोगों का शरीर जो है एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? अरे भाई अपने लोग तो लाखों अरबों खरबों, है ना, कोशिका से बना हुआ है। तो अपने लोग किस में आएंगे, बहुकोशिकीय में। यहाँ देखिए है ना, मनुष्य बहुकोशिकीय में आएगा, मेढक भी बहुकोशिकीय होगा, मछली भी बहुकोशिकीय होगा, घोड़ा,
गाय, भैंस, बिल्ली, लोमड़ी, है ना, जो भी बड़े बड़े जीव है बेटा, वो सारा बहुकोशिकीय जीव में आएगा। तो कोशिका की संख्या के आधार पर देख लिए कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद जो है कुछ प्रश्न जो है ना कोशिका से संबंधित है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव हेडिंग दे करके आपको नोट कर लेना है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन है, तो आंसर याद रखिएगा कोशिका, ठीक है। दूसरा है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होता है बच्चा माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, इसका नाम है ना। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नाम है। ये एक प्रकार का क्या होता है, जीवाणु होता है। तो ये सबसे छोटी कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। अरे जीवन जो ये बना है ना बेटा, यहां से लेकर पैर से लेकर के जो सर तक बना है, ये किससे बना है, ये तो कोशिका से ही बना है ना। चाहे हम इंसान का शरीर हो या जानवर का शरीर हो या पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा का शरीर जो है ये कोशिका से ही बना होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। ये आप याद रखिएगा। ऐसे तो आपको शुतुरमुर्ग कहीं देखने नहीं मिलेगा। जब कभी आप जू जाइएगा ना, चिड़ियाघर, तो वहां आपको ये देखने मिल सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि कितना बड़ा होता है, किस आकार का होता है, कैसा होता है। तो आप याद रखिएगा कि जू जाइएगा ना, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग को देखना है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का। लेकिन ये देखिए, ये 3-4 में से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बेटा ये डी नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये एग्जाम में आप लोगों का 10th क्लास में ज्यादा पूछता है कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो आंसर याद रखना तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, देखिए इसका भी एक चैप्टर है, आप भारतीय भवन के अकॉर्डिंग देखिएगा और किताब के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को छोड़ के, तो 5वां चैप्टर जो है ना वो आता है, उसमें ये आएगा। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखिए जैसे अभी आपको कहीं पर भी पैर से लेकर के सर तक आपको कहीं पर भी कोई मार देगा, तो तुरंत उसका सूचना मस्तिष्क को जाता है। अब मस्तिष्क उसको विचार करता है कि हाँ फलवा हमरा मार ले। तो ये जो है खबर कौन पहुंचाता है मस्तिष्क को, तो वो तंत्रिका तंत्र के जरिए से ही जाता है। तो सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका अगर मनुष्य में पूछेगा बेटा, तंत्रिका तंत्र, इसी को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो अंडाणु होता है। ये अंडाणु ये जो है ना नर में नहीं होता है, ये मादा में होता है, महिलाओं में होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। तो ये इंपोर्टेंट डी नंबर का सबसे ज्यादा है, और ये वाला सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये एफ नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना। देखिए ये जो लिखा है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतुओं में भी पाया जाता है, ठीक है। और इसको जो है ना, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ये ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है कि क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, जैसे अभी बोले ना कि अपने लोगों का शरीर, पेड़ पौधे का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, तो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने ये पढ़ाया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग भी इसी तरह लिखते रहिएगा, है ना। फिर इससे अभी आगे देखते हैं। तो हम लोग 2 नंबर तक पढ़ लिए। अब हम लोग जो है ना तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, यहां से देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में कि जैव प्रक्रम क्या होता है। यही आपका चैप्टर का भी नाम है ना, लाइफ मतलब जैव, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, है ना। प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रम। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ये तो याद करना बड़ा आसान होगा, है ना, और समझना भी आसान ही है। थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने के बाद क्या होता है ना कि चीजें दिमाग में थोड़ा बैठ जाता है, तो कुछ ज्यादा दिन तक याद रह पाता है। देखिए वे सारी क्रियाएं, अच्छा एक बात बताइए, अपने लोगों का जो शरीर है, तो शरीर को मेंटेन रखने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ता है ना। शरीर को मेंटेन रखने के लिए अंदर वाले हिस्से को या ऊपर वाला ये जो है सब मेंटेन रखने को कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज है वो सब इसमें देखेंगे हम लोग। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का यानी कोई भी जीव है ना, वे सारी क्रियाएं यानी वे सभी काम, है ना, वे सारी क्रियाएं मतलब वे सभी काम जिनके द्वारा जीवों का, जीव में मैं कौन, इसमें आपका मनुष्य भी आ सकता है, इसमें जानवर भी आ सकता है, और इसमें पेड़ पौधा भी आ सकता है ना, सभी जीवों की बात की है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का
अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है, तो उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब मानव के शरीर में जिस काम के द्वारा, यानी कि जीवों के शरीर में, मानव खाली लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीव मतलब पेड़ पौधा, मनुष्य और जंगली जानवर, जंतु, जीव जितने सब, तो जिसमें जीवन होता है, तो जितने जीव हैं उसके अंदर जो है ना, उसका शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, उसके शरीर को मेंटेन रखने के लिए जो क्रियाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। जैसे मैंने अभी इसी वीडियो में पीछे बताया है पोषण के बारे में। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन ऐसे प्रक्रम हैं जो शरीर को का अनुरक्षण करता है। सही बात है। पोषण मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे अंदर में, शरीर के अंदर में खून का परिवहन होता है, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर ये सारी क्रियाएं नहीं किया जाए, खाना नहीं खाया जाए, सांस नहीं लिया जाए, जो हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर बनता है उसको बाहर निकाला नहीं जाए, तो ऐसा अगर नहीं किया जाए तो हम लोग जो है ना, हम लोगों की मृत्यु भी हो सकता है। तो ये सारी क्रिया जिससे हम लोगों का शरीर मेंटेनेंस रहता है ना, तो उसको ही जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी जो पोषण है, श्वसन है, परिवहन है और उत्सर्जन है, ये सब जो है ना शरीर का अनुरक्षण करता है, तो इसलिए इन सब को हम लोग जैव प्रक्रम कह सकते हैं। ठीक है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों जो है जैव प्रक्रम का हिस्सा है, मतलब शरीर को मेंटेनेंस रखने का काम करता है। इसके अलावा नियंत्रण एवं समन्वय, ये क्या होता है हम लोग जो है ना बायोलॉजी के सीरीज में ही हम लोग आगे समझेंगे। जनन, जो मैंने अभी तरह बताया भी था आप लोगों को, आनुवंशिकता एवं विकास, ये तीन चीजें, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं विकास इत्यादि अन्य प्रक्रम भी सजीवों से संबंधित है। यानी ये सब चीज भी सजीव से संबंधित है, लेकिन ये प्रक्रम यानी ये जो प्रोसेस है, ये तीनों, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता, ये सारे प्रोसेस जो, ये तीनों प्रोसेस प्रक्रम जो है शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध नहीं रखता है ना। मतलब ये प्राथमिक नहीं है, ऐसा समझिए, सीधा संबंध नहीं रखता है, तो इसलिए इन्हें जैव प्रक्रम नहीं कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि नियंत्रण, समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं विकास ये जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर आते हैं, देखिए अब यहाँ पर है 4 नंबर टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण क्या होता है, तो आप लोग याद किए होंगे है ना पहले कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके, पोषक पदार्थ मतलब रोटी, दाल, सब्जी, उनको ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है। तो पोषण जो है लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरे तरीके से अगर आप इसको समझिएगा तो पोषण सरल प्रक्रिया नहीं है बेटा, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। सरल मतलब क्या, जो काम आसान होता है, आसानी से हो जाता है, जिसमें रिस्क कम होता है, कहा जाता है कि ये काम सरल है। जिसमें रिस्क ज्यादा होता है ना, तो कहा जाता है कि ये काम कठिन है, जटिल है। तो पोषण जो है ना, ये सरल प्रक्रिया नहीं है बेटा, पोषण जो है एक जटिल प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भोजन को, इस पोषण के जरिए जो है कि भोजन को शरीर के अंदर डाला जाता है, फिर शरीर के अंदर में भोजन का जो है अलग अलग अंगों का उसमें जो है कि प्रतिभागी होता है, वो सारे अंग से अलग अलग जगह से जो है उसमें से, जैसे लीवर से है ना रस आता है, फिर अग्नाशय इधर से आता है, छोटी आंत से रस निकलता है, वो सब मिल करके तब भोजन पचता है। फिर पचने के बाद जो है भोजन में से जो है समझिए ऐसा कि छकना में छाक करके जो एक रस टाइप से होता है, जिससे खून बनना है, वो अलग हो जाता है, और जो सिट्ठा होता है वो बड़ी आंत में सेट होता है, फिर वो बाहर निकलता है, वो खून में मिल जाता है ना। जो ये एक जटिल प्रक्रिया, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें जो है ना परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भोजन का ग्रहण, पाचन तथा पचे हुए पदार्थों को रक्त में शामिल करने की क्रिया की जाती है। वैसे जो है ना ये पोषण, यहाँ पर ये मैं आपको केवल समझा देता हूँ, इसका डिफिनेशन, इनका डिफिनेशन, ये सारे चीज का डिफिनेशन जो है ना आगे आएगा भी। ठीक है, हम आपको बोर्ड पर लिख कर देंगे, केवल यहाँ एक कंसेप्ट बना लेते हैं अपने लोग। तो पोषण में 3 चीजें होता है बेटा, एक तो भोजन को शरीर के अंदर डालना, और फिर भोजन का उसमें पाचन होना, और फिर पचे हुए भोजन का जो पचा हुआ हिस्सा है उसमें जो अच्छी चीजें होता है जिससे खून बनेगा वो अलग हो जाना, और उसके बाद सिट्ठा बाहर निकल जाना। तो ये पूरी प्रक्रिया पोषण के अंदर में होता है बेटा। पोषण 2 प्रकार का होता है, लेकिन समझा ना, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण का ही दूसरा नाम है विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, देखिए स्वपोषण मतलब हुआ कि जो जीव अपना भोजन खुद ही बना लेता है ना, तो वो हुआ स्वपोषी पोषण।
तो कहिएगा कि मम्मी लोग जो है अपना भोजन खुदे बना लेती, तो क्या हुआ, स्वपोषी जीव है? नहीं बेटा, वो नहीं हम बोल रहे हैं। स्वपोषी पसन वो नहीं है। स्वपोषी पसन जो अपना भोजन खुद बना ले, मतलब जैसे हरे पेड़ पौधा होता है ना, तो इसको आप कभी देखे हैं कि हरे पेड़ पौधा जो है उसको भोजन बनाते हुए? नहीं देखे हैं। तो अपने आप अंदर वैसे खाली है, सूरज का रोशनी मिला, जल मिला, है ना, क्लोरोफिल तो इसके अंदर में है ही, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से ले लेता है, आराम से भोजन बनाता है ना, हम लोगों को पता तक नहीं चलने देता है, ठीक है। तो स्वपोषी पसन, तो वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको स्वपोषी बोलेंगे, और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, तो उसको बोलेंगे परपोषी, है ना। जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसको बोलेंगे परपोषी। सब डिफिनेशन आएगा बाद में, तो पहले स्वपोषी पोषण समझ लेते हैं। तो जो स्व मतलब खुद, पोषण मतलब पोषण, तो जो अपना पोषण खुद करे, जो अपना भोजन खुद बनाए, उसको स्वपोषण कहेंगे। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना बेटा, सब अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पेड़ है तो आप कभी उसको खाना बनाकर खिलाए हैं क्या? नहीं ना। कभी पानी पिलाए हैं क्या? बिल्कुल नहीं पिलाए, कभी नहीं पिलाए। ये जो है ना अपना भोजन खुद बनाता है। तो सभी हरे पेड़ पौधे, अगर एग्जाम में पूछ लेगा बेटा कि स्वपोषण के 4 उदाहरण बताओ, ऐसा कौन कौन सा जीव है जिसमें स्वपोषण पाया जाता है, 4 स्वपोषी जीवों के नाम बताओ, ऐसे 4 जीवों के नाम बताओ जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, तो उसमें सभी हरे पेड़ पौधे, और एक युगिलना लिख सकते हो, एक वालवॉक्स लिख सकते हो, एक सल्फर बैक्टीरिया, अगर घट जाए तो आयरन बैक्टीरिया भी लिख दोगे, है ना। तो ये जो 2, 4, 5 है ना, ये वो सारे जीव है बेटा जिसमें स्वपोषण होता है, ये लोग अपना भोजन खुद बनाता है। लेकिन परपोषण यानी विषमपोषी पोषण, तो ये इसमें वो जीव आएगा जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, समझे कि नहीं। तो वो जो है ना, जैसे हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि देखिए जो पेड़ पौधा है, किसी पेड़ पौधा से अपना भोजन तैयार नहीं करता है, जल लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया, सूरज का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल उसके अंदर में रहता है, भोजन बना लेता है। लेकिन हम लोग जो है ना बेटा दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग साग खाएंगे तो साग भी तो जीव है ना, अगर हम लोग गोभी, आलू, टमाटर कुछ भी खाएंगे तो वो भी तो पौधा में होता है ना, तो वो सब में भी जीव होता है। बताइए, हम लोग उस पर निर्भर है ना, दूसरे जीवों पर। मछली हम लोग खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, है ना, या गाजर, मूली जो भी खाते हैं हम लोग, या चावल हम लोग खाते हैं, आटा, है ना, जैसे रोटी पकाते हैं आटा हो गया, ये सारा चीज जो है, जो हम लोग जो तेल का प्रयोग करते हैं, वो माघी, पूर्वी, रैंची, ये सब चीजों से बनता है। तो वो सब तो जीव यानी कि वो सब तो जीव है। तो यानी कि हम अपना भोजन जो है अपने नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। आप बताइए, अब जो मम्मी लोग खाना बनाती है तो क्या वो स्वपोषी जीव है? अपना भोजन खुद बनाती है? बिल्कुल नहीं, वो भी दूसरों पर निर्भर रहती है। तो परपोषण का उदाहरण कौन कौन है बेटा? तो परपोषण को 3 पार्ट में बांटा गया है ना, ये 3 पार्ट है इसका, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और एक प्राणी संपोषण। इसका जो ये उदाहरण देख रहे हो आप सब, ये सारा उदाहरण, ये सारा उदाहरण, ये सारा उदाहरण, ये सब परपोषण का उदाहरण होगा। यहाँ केवल मैं समझा रहा हूं, इसका डिफिनेशन के साथ बच्चा अलग अलग लिख करके मैं आपके सामने बोर्ड पर दूंगा, फिर आप छाप लीजिएगा। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? कुछ देखते हो, जैसे कि गोबर छत्ता का नाम आप सुने होंगे, है ना, सड़े गले चीजों पर ये होता है और उसका रस पी करके जो है कि ये अपना जीवन गुजरता है, जिसको मशरूम भी कहते हैं ना, गोबर छत्ता बोलिए या मशरूम बोलिए, या इसी को कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है ना। इसके अलावा ईस्ट हो गया, कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन जो है ना पौधा का सड़ा गला रस पी करके, या कोई जीव जंतु का सड़ा गला रस पी करके ही जो है ये जिंदा रहता है, ठीक है। तो बोलिए, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हुआ कि नहीं? ये लोग तो परजीवी हुआ ये सब। ये मृतजीवी पोषण हो गया। परजीवी क्या हुआ कि जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी रूप से यानी परमानेंट रह के या वो अस्थायी रूप से रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो सब परजीवी बोलता है। इस प्रकार का पोषण परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे आप देख लिए खटमल, खटमल क्या करता है, रात में आप सोइएगा तो खटमल आएगा तो फिर आपको काट लेगा, तो फिर चल जाएगा, और 2 अगर आएगा तो फिर वो दोनों पूरा एकदम पेट भर के और फिर चल जाएगा, फिर कहेगा जाके वहां मैसेज दे देगा, चल चल, है ना, साहब सो गए हैं, हम तो आ गए चढ़ के, अब तुम चल जाओ। तो फिर 10 गो आएगा तो फिर आपका पूरा शरीर का खून पिएगा। तो ये जो है ना, ये बताइए, तो खटमल अपना भोजन अपने बनाता है? नहीं ना, वो दूसरों पर निर्भर रहता है। जू को देख लीजिए, जिसको हम लोग ढीला वगैरह बोलते हैं, माथा में रहता है, ये तो परमानेंटे रह जाता है सला,
है ना, माथा में रह करके हम लोगों का जो है कि खून चूसते रहता है, पीते रहता है। मच्छर भी देखिए, ये भी जो है कि दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। गोल कृमि देखिए जो पेट के अंदर रहता है, कभी कभी है ना टॉयलेट के रास्ते से जो है ये बाहर भी होता है, तो ये भी शरीर के अंदर ही रहता है और अंदर में रह करके एकदम हम लोग जो खाते पीते हैं उसी में से इसका भी काम होता है। एक पौधा होता है अमरबेल का पौधा, ये ध्यान रखिएगा, ये अमरबेल जो है ना ये पौधा है, ये एक ऐसा पौधा है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये किसी दूसरे पौधा के शरण में, दूसरे पौधा के संपर्क में रहता है, उसी का वो भोजन बनाता है तो उसी से इसका काम होता है, अमरबेल का। तो ये भी परजीवी है। तो परजीवी पोषण किसको कहेंगे, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना करके अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों के संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करता है, तो परजीवी हुआ। तो ये सारा इसका उदाहरण परजीवी का हो गया। और जंतुओं का भोजन ग्रहण करने की विधि से जो ग्रहण करेगा तो उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, है ना, गाय भैंस जो सारा है तब इस प्राणी संपोषण में आ जाएगा। तो सड़े गले चीजों पर जो निर्भर रहता है उसको मृतजीवी, और जो दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है परजीवी। और प्राणी संपोषण जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा जो ग्रहण करता है प्राणी संपोषण। तो ये जो है ना मैंने अभी आपको ये चार्ट समझा दिया और इसका ये उदाहरण सब है, आप लोग थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से ऐसे है, फिर ये इसका प्रपोषण का ही 3 पार्ट है, आप इस तरह से छाप लीजिएगा। अब थोड़ा वीडियो जो है ना लंबा हो गया होगा, ये पहला क्लास था। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, और जो है फिर हम जो है इस क्लास को फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये सारा का बच्चा डिफिनेशन के साथ दूसरे लेक्चर में, अर्थात जो दूसरा वीडियो होगा उसमें ये सब चीजें फिर आएगा, है ना। तो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, फिर कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।